सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम फिर लौटे एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस का टॉपिक है, 10th क्लास के लिए है। चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और कुछ नया सीखते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब क्या, कि जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो उसमें हम पहले ये देखते हैं कि कौन सा सोर्स अच्छा होगा और कौन सा नहीं, मतलब कि कौन सा आइडियल सोर्स है हमारे लिए। मतलब कि पहला जो पॉइंट, ऐसे कुछ पॉइंट्स, मतलब हम ये मान लेते हैं कि ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने की कोई सोर्स है तो वो हमारे आइडियल है या नहीं है। आइडियल है तो उसमें पहला पॉइंट ये आता है कि वो एक ऐसा सोर्स हो जिसमें हमें कम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, या तो फिर कम अमाउंट में ज़्यादा वर्क हम कर सकें। उसके साथ साथ दूसरा जो होता है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, मेनली कि इजीली एक्सेसिबल हो, कि अगर हम उसे है तो इजीली एक्सेसिबल कर सकें। अगर कम टेक्नोलॉजी में भी कर रहे हैं तो इजीली एक्सेसिबल हो जाए या हम उसे यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सोर्सेज तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हो तो उसके कारण हम कुछ ना कर सकें वो। फिर उसके बाद तीसरा होता है कि हम उसे स्टोर कर सकें इजीली या ट्रांसपोर्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह कम टैक्सेस पे। मेनली जो आता है कम टैक्सेस पे, अब अगर हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो एक आइडियल सोर्स है। फिर उसके बाद जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि इकोनॉमिक। अब जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो खरीदने जाने के लिए हम क्या सोचते हैं कि कम दाम में मिल जाए, साथ ही साथ अगर इजीली मिल जाए चीप रेट पे, या इकोनॉमिकल के लिए अच्छा हो तो ज़्यादा बेटर है। तो वही यहाँ पर भी बात आती है कि अगर इकोनॉमिकली कोई भी सोर्स अच्छा होगा या थोड़ा सस्ता होगा तो वो एक आइडियल सोर्स कहलाएगा, जिसमें ये चारों बातें आती हैं वो एक आइडियल सोर्स कहलाता है। फिर बात आती है हमारे टाइप ऑफ सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो टाइप ऑफ सोर्सेज में हमारे पास पहला आता है कन्वेंशनल सोर्स, और दूसरा जो आता है वो आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो हमारे पास अब दो टाइप्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इनके अलावा भी दो टाइप होते हैं जो कि आप भी जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोगों को ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, साइंस में भी, जब से साइंस आया तब से पढ़ ही रहे हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं उसमें वो है पहला रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल सोर्सेज में एक बार रिकैप छोटा सा कर देते हैं, उसके बाद चैप्टर के लास्ट में एक बार फिर से देखेंगे जब हम पूरा चैप्टर एक बार रिकैप कर लेंगे या पूरा एक बार एनर्जीज के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहला रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, जिसे हम एक बार यूज़ कर लें उसके बाद वापस से यूज़ कर सकें, जिसकी कोई लिमिट ना हो, हम जितना यूज़ करें वो नेचुरली वापस मिलता जाए। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आता है जिन्हें हम एक बार यूज़ कर लें, एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हो, कि हमें अगर वो क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। ये सारे होते हैं नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब बात आती है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज में। सबसे पहली बात हम करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स हमने पहले भी पढ़ा है, क्या क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, वुड हो गया, ये सारे हो गए हमारे फॉसिल फ्यूल्स। अब लेकिन हम ये बात करें कि फॉसिल फ्यूल में जो वुड होता है उसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू कोल। मतलब कि ये बात आती है कि जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि हम जितना भी आज आगे बढ़े हैं एनर्जीज को यूज़ करने में, टेक्नोलॉजीज में, तो सबसे शुरुआत कोल से ही हुई है। कोल में ये था कि आपने देखा होगा पहले जो ट्रेन के इंजन्स होते थे वो सारे इंजन्स भी कोल पे चलते थे या उन्हें वुड डालनी पड़ती थी, जिसके कारण वो चला करते थे। वैसे ही अब बात करते हैं कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स आते हैं ये सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। मतलब हमारे पास सिर्फ एक लिमिटेड क्वांटिटी है इनको यूज़ करने की। अगर हम इसी रेट से, इसी स्पीड से उसे यूज़ करते रहे, कंजर्व करते रहे, मतलब कंजर्व नहीं किया या यूज़ करते रहे इसी स्पीड से, तो वो एक ना एक दिन जाकर ख़त्म हो जाएंगे और हम उसे फिर कभी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन्हें सबसे पहले
एक लिमिटेड एक्सेस करना है, मतलब कि एक जितने की ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा का नहीं करना है, सीधी सी बात। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है कि फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज़ करते कहाँ पर। तो फॉसिल फ्यूल्स का एक यूज़ ये आता है कि थर्मल पावर प्लांट में यूज़ आता है मेनली। थर्मल पावर प्लांट होता क्या है, जो इसमें ही पॉइंट आता है दूसरा, वो आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में बात ये आती है कि एक स्टीम का बड़ा सा एक कंटेनर लिया जाता है, जिसके नीचे हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के बाद आप वहाँ पर जो अंदर उस कंटेनर में वाटर होता है, वाटर से वो स्टीम प्रोड्यूस होती है। स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद एक पाइप के थ्रू वो सारी स्टीम डायनामो या यूं कह लीजिए टरबाइन होता है, उस टरबाइन में जाकर स्ट्राइक करती है। इतनी स्पीड से वो स्टीम को स्ट्राइक कर, मतलब वो स्टीम एक टरबाइन को स्ट्राइक करती है कि वो टरबाइन रोटेट होता है। उस टरबाइन के रोटेट होने के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से स्टीम प्रोड्यूस होती है, उसके साथ टरबाइन रोटेट होता है, रोटेट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यही काम होता है थर्मल पावर प्लांट का, जिसमें थर्मल पावर प्लांट में मतलब ये है कि जितना भी है एक फॉसिल फ्यूल्स का ही यूज़ होता है। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके हम स्टीम प्रोड्यूस करेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। जैसा कि एक तरह से माना जाए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है किसी भी एक अदर एनर्जी को, तो यही एक प्रोसेस है। या आपने कार्टून्स में भी देखा होगा बहुत पहले, वो एक मतलब एक इंसान साइकिल्स वगैरह चलाता है, साइकिल चलाने के कारण जो उसका व्हील रोटेट होता है, व्हील रोटेट होने के कारण वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे कि वो बल्ब वगैरह ग्लो करता है। तो ऐसे ही कुछ और भी छोटे मोटे कार्टून्स हैं जिसमें वो एक चूहा एक व्हील पे घूमता रहता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। वो सारे कार्टून्स और बाकी सब। तो बात यही है कि अगर हमें थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करना है तो फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो इसमें अगला पार्ट आता है वो आता है हाइड्रो पावर प्लांट का। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, हाइड्रो का मतलब हम समझते हैं कि कहीं पर भी अगर वाटर का आ रहा है, मतलब वाटर का यूज़ हो रहा होगा जहाँ पर हाइड्रो वर्ड आ रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो देखिए एक डैम होता है। डैम में मतलब आपने डैम्स वगैरह के बारे में सुना है, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, पता होगा आपको डैम्स क्या होते हैं। तो देखिए डैम्स में क्या किया जाता है कि जो एक बड़ा सा वाटर फ्लो आता है, वहाँ पर डैम्स बना दिए जाते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। उन डैम्स के गेट्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि पानी रुका रहे वहाँ पर। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उस एक गेट को खोला जाता है, जिसके कारण वो पानी वहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद टरबाइन से कनेक्टेड जनरेटर होता है ऊपर की तरफ, वहाँ पर वो टरबाइन लगाया जाता है। जिस स्पीड से पानी फ्लो होता है उसी फ्लो के कारण वहाँ पर वो टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब रोटेट होता है जब टरबाइन, तो वो इतनी स्पीड से रोटेट होता है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट होती है उस जनरेटर के थ्रू। फिर उस जनरेटर से जो हमारे मेन लाइंस में कनेक्शन होते हैं वो सारे कनेक्शंस दिए जाते हैं। उसी के साथ साथ उस कनेक्शन को पोल्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये होता है हाइड्रो पावर प्लांट का वर्किंग। इसी में रहता है कि जितना भी डैम्स का यूज़ होगा, डैम्स में पानी रोका जाएगा पहले, फिर पानी को फ्लो किया जाएगा और फ्लो करने के बाद जब टरबाइन रोटेट होगा, रोटेट होने से जनरेटर में जो एनर्जी जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे पास आती है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो उसके बाद अब जो बात आती है हमारे पास कि ये हो गया हाइड्रो पावर प्लांट। अब उसके बाद कि यहाँ पर तो हमारे पास दो तो हो गए, इनमें तो एनर्जी बहुत मतलब ज़्यादा कॉस्टली होता है। पहली बात तो ये कि जो डैम्स वाला जो प्रोजेक्ट होता है ये भी बहुत कॉस्टली होता है, इसे सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो अब बात ये है कि अब इसके बाद जो हमारे पास पार्ट आता है वो हम आगे देखते हैं। इसी के अलावा और भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उन इम्प्रूवमेंट के बाद कौन कौन से तरीके आते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज़ मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ में हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है सोर्सेज को यूज़ करने के लिए, कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करने के लिए, उसमें पहला आता है बायोमास। बायोमास
पहले जब हम यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता था कि जो ये काउ डंग होता था या एनिमल वेस्ट होता था, ये जब पूरी तरह से सूख जाता था तो उसके बाद हम इसे बर्न करते थे फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से। तो होता क्या था कि ये एनर्जी तो कम प्रोड्यूस करता था लेकिन स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। फिर उसके बाद जब हमने टेक्नोलॉजीज और बढ़ाई, थोड़ा सा इसे यूज़ करने के चेंजेस लाए, तो उसमें ये हुआ कि एक प्लांट बनाया, बायोमास प्लांट बनाया, जो कि एक गड्ढा होता है बड़ा सा और एक प्लांट थोड़ा सा मतलब आगे ऐसा बना हुआ होता है जो कि ब्रिक्स से बनता है। उन ब्रिक्स में सबसे पहला आता है मिक्सर इसका पहला पार्ट होता है। वहाँ पर जो एनिमल वेस्ट या काउ डंग होता है उसे पानी के साथ मिक्स किया जाता है, स्लेरी बनाया जाता है, जो कि उसमें से होता हुआ उस गड्ढे में जाके पूरा स्टोर हो जाता है। उस गड्ढे को बोलते हैं डाइजेस्टर में स्टोर होने के बाद ये होता है कि जब वो जो डाइजेस्टर होता है उसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, वो उस पूरे जो एनिमल वेस्ट जो स्टोर हो चुका है उसे पूरा डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज होने के बाद उसमें से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है जिसमें मीथेन होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट, ये कुछ गैसेस होती है जो कि इसके साथ प्रोड्यूस होती है। मीथेन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे गैस सिलेंडर्स में भरी होती है, जो हम किचन में यूज़ लेते हैं एलपीजी सिलेंडर्स, उसमें मीथेन होती है। और साथ ही साथ जो बचा हुआ जो डिकम्पोज वेस्ट होता है उसका बन जाता है मैन्योर मतलब खाद, जो कि खेतों में काम आता है, वो वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद जो मीथेन गैस है वो हमारी गैस मतलब कि उसे जो गोबर से बनाया जाता है, मतलब एक सीधी सी भाषा में बोलो तो गोबर से बनाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं तो उसे गोबर से बनाया जाता है। तो गोबर से बनाने के कारण उस गैस को मेनली नाम से हम ये बोलते हैं कि गोबर गैस, जो उसका नाम है गोबर गैस बोला जाता है उसे। तो बात यह है कि जो इम्पोर्टेंस ये हुआ, जो इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें, तो कि इसमें दो चीज़ें मिलने लगे हमें। एक तो गैस मिल रही है जिसे हम कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ मैन्योर भी मिल रहा है जिसके कारण हम उसे इजीली खेतों में यूज़ कर सकते हैं। ये तो होगा पहला जो इम्प्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, उसके कारण जो पहला पार्ट था। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है विंड पावर। विंड पावर मतलब कि आपने देखा ही होगा, विंड मिल्स लगे होते हैं। विंड मिल्स मतलब बड़े से पंखे टाइप फैंस, तो फैंस जो कई कई जगहों पर आपको रास्तों में देखने को मिल जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं वो कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब बात आती है विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी में क्या होता था कि जो पहले के टाइम में हम विंड एनर्जी का यूज़ करते थे तो वो सारा मतलब कि मैकेनिकल वर्क के लिए होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि विंड एनर्जी का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी करते हैं। लेकिन अब जो बात आती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ऐसे होती है कि जो इसके एक बड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, पहले तो स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा एक बड़े से इलेक्ट्रिकल फैन की तरह ही होता है, जिसमें इसके जो विंग्स होते हैं वो विंग्स रोटेट होते हैं। रोटेट होने के कारण अंदर जनरेटर होता है, जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होता है और वही एनर्जीज हमारे घरों तक पहुंचती है। उसके बाद बात ये आती है कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि इसका जो एक विंड मिल होता है वो एक विंड मिल इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। उसके साथ साथ अगर इसमें 1 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो कम से कम जो लैंड एरिया होता है वो लगता है 2 हेक्टेयर्स का। उसके साथ साथ इसका जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस मतलब इस तरह से कि अगर बारिश आ रही है, बारिश में भी इसको मेंटेन करना होता है, इसके विंग्स में कहीं प्रॉब्लम ना आए उस तरह से भी मेंटेन करना होता है। स्टॉर्म आ गया, कभी तूफान आ गया, विंग्स जो हवा चल रही है उसमें या बारिश के कारण तूफान आ गया तो उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, वो सारा भी। उसके साथ साथ इसका एक जो है मेनली ये रहता है कि अगर आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो जो विंड की स्पीड होनी चाहिए वो मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। उसके साथ साथ जो बात की जाती है कि जो इनको स्टैब्लिश किया जाता है ऐसी वही जगहों पर स्टैब्लिश कर सकते हैं जहाँ पर साल में सबसे ज़्यादा पार्ट, मतलब एक साल का सबसे ज़्यादा पार्ट सिर्फ विंड जो फ्लो होती है उसी में होता हो, ऐसी जगहों पर भी इसका स्टैब्लिश किया जाता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें एक विंड मिल में सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, इतनी भी नहीं होती कि हम उसे कमर्शियल यूज़ में यूज़ कर सकें। इसलिए इसमें बहुत सारे विंड मिल्स लगते हैं जिसका सेटअप बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो ये था विंड मिल या विंड एनर्जी का जो टॉपिक था वो था। और उसके बाद साथ साथ हमारा जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का जो टॉपिक था वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी के साथ साथ
यहाँ पर हमारा आधा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज जो होती है वो सारी, उनके बारे में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। और साथ ही साथ सभी के साथ इस लेक्चर को शेयर करें आपके सभी फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।